आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। देश में राजनीतिक नाटक एक बार फिर से चरम पे है। ऐसा क्यों? कभी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वोट हासिल करने की कोशिश होती रही है, तो कभी राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और आज भी है। इसी कड़ी में वंदे मातरम पर बढ़ता विवाद भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और वंदे मातरम विवाद क्यों है? दरअसल वंदे मातरम की शुरुआती पंक्तियों में दुर्गा माँ की स्तुति मानी जाती है और कुछ मुसलमानों के लिए किसी देवी की पूजा करना या उसके धार्मिक रूप से गुणगान करना उनके धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण कुछ मुस्लिम विद्वान और संस्थान इसे स्कूल या सरकारी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से पढ़े जाने पर आपत्ति जताते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जन गण मन राष्ट्रगान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से स्वीकार्य है। इतिहास में भी वंदे मातरम का इस्तेमाल होता रहा है और इसीलिए कई मुस्लिम नेता इतिहास में भी इस चीज के खिलाफ रहे हैं। अदालतों ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा तो दिया है, लेकिन इसे गाना पूरी तरीके से वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, चाहे पढ़ो चाहे ना। राजनीतिक ड्रामा क्यों बढ़ रहा है? दरअसल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इंडिगो एयरलाइंस के मुसाफिरों के फंसे होने और संसद में वंदे मातरम को लेकर के जारी बहस पर मुल्क में अवाम को जो परेशानी झेलनी पड़ी है उसके ऊपर अपने रद्द-ए-अमल दिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सफर में तकलीफ, उन पर ध्यान हटाकर सरकार सिंबॉलिक पॉलिटिक्स डिबेट में उलझी हुई है। जब महंगाई, बेरोजगारी, भूख हड़ताल, आर्थिक मंदी और रुपए की गिरावट जैसी असल समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तब ऐसे सांप्रदायिक और भावनात्मक मुद्दे राजनीति के लिए आसान हथियार बन जाते हैं और इसी का इस्तेमाल चल रहा है। इन विवादों के जरिए लोगों को असली मुद्दों से भटकाया जाता है, हिंदू मुस्लिम करवाया जाता है, भावनाएं भड़काई जाती है, वोट बैंक मजबूत किया जाता है और जनता के दिमाग पर प्रभाव डाला जाता है। और आज संसद से लेकर के मीडिया तक चर्चा इसी पर अटकी हुई है और वजह कि कौन वंदे मातरम पढ़ रहा है और कौन नहीं, जबकि देश जिन वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहा है उन पर गंभीर बातचीत न होने के बराबर। पूरा विवाद धार्मिक भावनाओं पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक लाभ पर ज्यादा आधारित लगता है। चाहे कोई भी धर्म हो, आम जनता को समझना होगा कि यह खेल सिर्फ चुनावी फायदे के लिए खेला जा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना चाहिए? तो करते हैं शुरुआत और देखते हैं पार्लियामेंट में आज क्या कुछ हुआ और महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा उसके बाद। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सत्य अर्थ में कसौटी से कसी जाती है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम एक स्वर, एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी,
बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। भारत का ध्वज गीत बी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत का वर्णन, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, तमिल में इस ध्वज गीत का शीर्षक था ताइन माणी कोडी पारिल, तालंदु पणिंदु पुलहिंद्रु वारिल, अर्थात देश प्रेमियों दर्शन कर लो, सविनय अभिनंदन कर लो, मेरी मां की दिव्य ध्वजा का वंदन कर लो। इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले 2 अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे।
आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं. There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we can do, whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी. उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा. भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे. इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे. वही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए, किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की. तो फिलहाल तारीख के आईने में क्या वंदे मातरम जो कुछ इसका सिलसिला रहा है आज़ादी के हवाले से या आज़ादी के मतवालों के हवाले से, क्या उसके ऊपर अब तक राजनीति होती रही है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है? नंबर 2, क्या बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि वंदे मातरम गीत के ऊपर पार्लियामेंट से लेकर के रियासतों में और पॉलिटिकल लीडरान की ज़ुबान पर इन तमाम तर चीज़ों की बहुत सारी व्याख्याएं हैं और बहुत सारी बातें हैं और बीच में एक बाबरी मस्जिद का भी मामला है. हमेशा जैसे ही बरसात शुरू होती है बरसाती कीड़े किलबिलाने लगते हैं जगह जगह से. अगर आप रूरल एरिया की अगर आप बात कीजिए तो उन इलाकों में आपको नज़र आएंगी. उसी तरीके से मुल्क के अंदर अगर सियासत होती है तो ऐसी चीज़ें आ जाती है. आप हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन इस तरह के टॉपिक आपको नज़र आएंगी. एक मस्जिद अगर डैमोलिश की गई, उसकी जगह किसी और को बनाया गया, या मंदिर डैमोलिश की गई या उसकी जगह किसी और चीज़ को बनाया गया, वो एक अलग मुद्दा है जिसकी अलग व्याख्या हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट बीच में है और हम सभी का उस पर ईमान है. लेकिन क्या अब नए सिरे से उस चीज़ को हम दोबारा जिंदा करके या उसको राजनीतिकरण करके कोई आने वाले मुस्तकबिल में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मुल्क के लिए एक नए रास्ते दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? इन तमाम तर चीज़ों में कौम को गुमराह किया जा रहा है. और अब जो वंदे मातरम का मामला है, इसे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी. क्योंकि न सिर्फ बाबरी मस्जिद, न सिर्फ वंदे मातरम, इस जैसे और भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है. शुरुआत करेंगे वंदे मातरम से. जगदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और लगातार इन चीज़ों के खिलाफ, खासतौर पे जो मौजूदा हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ बोलते आए हैं. जनाब शौकत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं और पीडीपी के लीडर हैं. और सुहेल काज़मी साहब, हरदिल अजीज़, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं सीधा आना चाहूँगा सुहेल साहब आपकी तरफ. सीधा सवाल कि क्या वाकई तुष्टीकरण की जो बात चल रही है, वाकई इसमें कोई दम भी है या ज़रूरत है इस चीज़ की जिस पे बहस चल रही है फिलहाल पार्लियामेंट में?
देखिए सर, गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट जितने भी मेरे कुलीग्स हैं उनको भी। दूसरा ये है कि अब बहस चल रही है और हम सब सुन रहे हैं और उस बहस पे हम बहस कर रहे हैं। देखिए, बहस तो बनती ही नहीं है क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है पूरे भारत में वो कुछ और डायमेंशंस की है। एक तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ आए हुए थे, उन पे चर्चा हो सकती थी, क्या एमओयू साइन हुए रशिया के साथ और हम कहाँ हैं एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसीज पे, उस पर बहस हो सकती थी। बहुत चीजें हुई हैं विंटर सेशन से पहले जिन पे और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पे चर्चाएं हो सकती थी, लेकिन अब बैंकम चटर्जी याद आ गए, वंदे मातरम याद आ गया, या वेस्ट बंगाल की इलेक्शन है, या बाबरी मस्जिद बड़ी मुश्किल से 90 से लेके 2023-24 तक ये डिबेट खत्म हुई। और आप देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया बाबरी अयोध्या डिस्प्यूट को लेके, वो देखिए किसी भी मुस्लिम समुदाय के, किसी भी इंटेलेक्चुअल हो या छोटा इंसान हो, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी से किसी ने भी कोई फिंगर नहीं उठाई और किसी ने उस जजमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये खूबसूरती है भारत की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है उसको सर्वप्रिय मानते हुए सब कम्युनिटीज ने, खासकर मुस्लिम समुदाय ने उसका ऑनर किया और उस डिबेट को विराम लगा जो अननेसेसरली हिंदू मुस्लिम के रिश्ते को और दरार में डालने में बड़ी सक्रिय रहती थी पॉलिटिकली, सियासी तौर पे। चाहे वो अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, चाहे वो कोई और चीज थी, कश्मीर से कन्याकुमारी की इनकी अपनी एक उस वक्त की डगर थी कि भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज में बाबरी मस्जिद आती थी। अब देखिए आप, हुमायूं एक एमएलए जो टीएमसी के हैं, वो इसको दोबारा से वेस्ट बंगाल में दोबारा शुरू करते हैं, इसकी संगे बुनियाद रखने की कोशिश 6 तारीख को, और फिर जो है उसको उनको एक्सपेल किया जाता है। देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है उन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को के लिए कि देखिए वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, आप जो वहां के चीफ मिनिस्टर है जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, ये उनका प्रोरोगेशन है कि वो लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। तो आप देखिए कि सियासी तौर पे, सियासी की बाइनोकुलर से आप देखिए, बिहार से सीधा हम लैंड हो गए वेस्ट बंगाल में सियासी दंगल को और मजबूत करने के लिए, और किसकी सरकार वहां बने इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोशिशें किस तरफ से होती हैं, सब इंटेलेक्चुअल यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको अच्छी तरह इलेबोरेट करेंगे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है भारत जैसे बढ़ते हुए मुल्क के लिए, भारत जैसे बढ़ती हुई सभ्यता के लिए, भारत की एक अपनी गंगा जमुनी तहजीब है, उसको कायम धायम अगर आप नहीं रख सकते हैं तो कम से कम डरेल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं समझता हूं बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और जो सपना हमारे पूर्वज देखते रहे हैं या देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि उस ग्लोबल विलेज में जिसको हम डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं, उसकी कतार में हम कब शामिल होंगे, वो डिले हो जाएगा अगर हम इन्हीं चीजों की रसाकशी में लगे रहेंगे। अभी हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं यहाँ बच्चों की सीटों को नीट के एतबार से, जो सीटें पूरे इंडिया में नीट का एक जो अपना चलन है उसको देखते हुए हिंदू मुस्लिम की यहाँ भी राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर, और इससे हम दुआ कर सकते हैं कि हमें भगवान सद्बुद्धि दे और इन पार्लियामेंटेरियंस को जो लोगों की रहनुमाई करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट के उस मंदिर में, ये कम से कम इन चीजों से हट के उन चीजों को एड्रेस करे, उन चीजों पे बहस करे, उन चीजों, लोग वेट करते हैं, पूरा भारत वेट करता है सर विंटर सेशन का, समर सेशन का, कि पीपल सेंट्रिक, कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंट्रिक, स्टेट सेंट्रिक बातें होंगी और उनसे स्टेटों का और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिनकी जहां अभी भी डेवलपमेंट की धूप नहीं है, उन सब का फायदा पार्लियामेंट के इन सेशंस पे उन केओटीज के माध्यम से उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को होगा, और वो कहीं भी आज हमने देखी नहीं। और जब भी देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ जाते हैं, यहाँ इंदिरा जी का दौर याद आ जाता है। जो अच्छे मुल्क होते हैं, जो अच्छे सियासतदान होते हैं, वो आगे की रणनीति पे बात करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं और उसका मार्ग ढूंढते हैं कि हमने उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, जो विकसित भारत का टारगेट के चले 2047 का, उसके लिए भारत किस तरह से सक्षम हो, भारत किस तरह से इन मुसीबतों से उबर के ऊपर आए और सियासी नजरिए से भारत आगे बढ़े। मैं समझता हूँ वो सब चीजें बात करने की जरूरत है। हिस्ट्री सबको पता है, हिस्ट्री मुझे लगता है क्या रही है, कहाँ, बिल्कुल हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालेंगे और हिस्ट्री की उन बारीकियों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो दूसरी तरफ से इसके तथ्य दिए जाते हैं। सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्यों पास्ट को भी खंगालें तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं बीजेपी के अनुसार बहुत बवाल मचा रखा है। एक मुस्लिम तबके को खुश रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी पंक्तियां हटा दी और उसके बाद अब इन तमाम तर चीज़ों पे अगर बीजेपी कुछ करना चाहती है तो आप उन्हें खामोश करा देते हैं। आमिर भाई आदाब। आदाब। मेरी आवाज समझ पा रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं? अरे
आपका साहब देखिए, पुरनूर जिस चेहरे का तरीके से- दीदार भी हो रहा है, बोलिए। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से आज एक मरतबा फिर इस देश के प्रधानमंत्री ने पुरजोर ढंग से कोशिश की है अपने वही घिसे पिटे चिरपरिचित अंदाज में देश के सांप्रदायिक सौहार्द नए ढंग का मजाक करने की, उस पर प्रियंका गांधी जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से, मैं समझता हूं, उत्तर दिया है। लेकिन मैं चाहूंगा आज मुझे जो वक्त आप देना, थोड़ा सा जी। आपको इतिहास में ले जाओ, क्योंकि इतिहास में बगले वैसे तो वो लोग झांकते हैं जिनका अपना खुद का इतिहास नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआत है इस पूरे मामले की, देखिए 1770 बंगाल का एक परिदृश्य है। अकाल पड़ा हुआ है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं और उनमें से निकलकर एक जमींदार जिसका नाम जो है महेंद्र सिंह है, अपने परिवार के साथ जाता है और तदोपरांत वहां पर कुछ डाकू आते हैं, कहानी आगे बढ़ती है और फिर यवनों को भगाने की बात होती है। अब आप इसकी पृष्ठभूमि समझिए। बांग्ला में लिखा गया ये नॉवल, जिसका एक गीत संस्कृत में, अब थोड़ा सा हम बंकिम बाबू को भी जरा देख ले। 1856 में आमिर भाई इस देश की पहली यूनिवर्सिटी के पहले 3 विद्यार्थियों में से वो एक विद्यार्थी थे जो स्नातक हुए, जिसके बाद वो अंग्रेजों की नौकरी के लिए चुने गए। आज जो पद है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट उस वक्त का एसडीएम के बराबर का पद है। और सबसे बड़ी बात, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, वो एक मर्तबा फिर से दूसरा संस्करण लिखते हैं इसका, क्योंकि आनंद मठ में अंग्रेजों के खिलाफ जब एक कहानी चली तो मजबूरन दूसरा संस्करण लिखा जाता है, जिसमें एक दिव्य पुरुष आता है और वो कहता है कि अंग्रेजों को भगाने की जरूरत नहीं है, यवनों को भगा दिया बहुत काफी है। ये तो है इस नावल की पृष्ठभूमि। अब मेरा पहला सवाल ये है कि जब आपने भारतीय न्याय संहिता के दर्जनों कानून बदलने थे तो 150 से ज्यादा सांसदों को आपने संसद से बाहर कर दिया, और अब आप वंदे मातरम का मुद्दा बनाकर 10 घंटे की चर्चा करते हैं। ऐसे वक्त में जब हजारों लाखों लोग देश के हवाई अड्डों पर बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन उन मटमैले सिलवटों से भरे टाटों के ऊपर से निकलते हैं जिन्हें आप रेड कॉर्पेट कहते हैं। अमेरिका आपको अलग से घुड़की दे रहा है, पाकिस्तान आपके सर पे चढ़कर नाच रहा है, और आप एक मर्तबा फिर से देश को सांप्रदायिक विघटन की ओर ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे 2 सवाल, अगर भाजपा का कोई यहाँ पर नुमाइंदा बैठा है। पहला, वंदे मातरम की बात करने वाले लोग ये बताएं कि आपने, आपके वैचारिक पुरोधाओं ने तो सारी जिंदगी आज भी नमस्ते सदा वत्सले के अलावा तो कोई गान गाया नहीं। तो फिर आपको किसने हक दिया कि आप उस गान की बात करें जिसे गाकर हमारे शहीदों ने फांसी के फंदों को चूमा? आपके पुरोधा जो वैचारिक थे वो तो उस वक्त अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, उनके लिए मुखबरी करते थे क्रांतिकारियों की, उनसे पेंशनें लेते थे। अरे मुस्लिम लीग, देखिए कितना हास्यास्पद है, मुस्लिम लीग के साथ ये लोग सत्ता में थे। पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार थी, सिंध में इनकी सरकार थी। पाकिस्तान पर जब पहली मर्तबा कोई मसौदा आया तो इनके लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो आज कांग्रेस पर नहीं, तो जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, सेम इल्जाम आज पार्लियामेंट में पीएम मोदी साहब लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को इतनी ज्यादा छूट दी, इतना ज्यादा उनको सपोर्ट किया, और आखिरकार फाइनल आउटपुट क्या निकला? उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। तो यही तो है कांग्रेस की तुष्टीकरण। मैं 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं, बाकी लोग भी बैठे हैं। मुख्तर सी बात है। पहली तो बात, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किया वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक पश्चाताप लेकर इस पानी दुनिया से विदा हुए। दूसरी बात ये कि इस मुल्क की आजादी में अगर आप शुरुआत से देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का आपको बयान याद आना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि देश से अगर अंग्रेजों को बाहर भगाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकजुट होना होगा, और ये देश एकजुट हुआ। अब सवाल ये है कि मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में तो ये लोग बैठे थे, सवाल कांग्रेस पर करेंगे, मुखबरी ये करेंगे क्रांतिकारियों की, सवाल कांग्रेस से करेंगे, नमस्ते सदा वत्सले ये गाएंगे, और सवाल वंदे मातरम पर करेंगे। और मैंने बकीम बाबू के बारे में भी आपको बता दिया, जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा
अंग्रेजों की नौकरी में बीता, बावजूद इसके उन्होंने दूसरे एडिशन में, संस्करण में आनंद मठ के कहानी में बदलाव किया और ये ठीक कह है। दिया। यहाँ पे कि एक बड़ी चीज जरूर खड़ी होती है कि क्या इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, चाहे वो इंडिगो की मिसाल दी आपने, रशिया प्रेसिडेंट की मिसाल दी आपने, या फिर महंगाई बेरोजगारी की लगातार बातचीत चल रही है, चुनाव की तरफ ज्यादा लोगों को खींचने की बात हो रही है, और पार्लियामेंट में आज प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा उन तमाम तर चीजों के हवाले से एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन अपने आप में एक फेल पोजीशन पर है और वो अपोजिशन जिस तरीके से होती है उस तरीके से नहीं कर पा रही है, क्योंकि मूल जो मुद्दे हैं उसके ऊपर सरकार को खींच करके नहीं लेकर के आ पाती। मैं इसका जरूर जवाब आपसे चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सुहेल काज़मी साहब, लोगों को यह समझना होगा कि आखिर वंदे मातरम के ऊपर अगर किसी मुसलमान को एतराज है तो उसकी वजूहात क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, और एक नॉन मुस्लिम को भी, इस देशवासी को समझना होगा कि आखिर क्या वजूहात है जिसके ऊपर चाहे इसे राजनीतिकरण किया जा रहा हो या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा हो, क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? दोनों तरफ की चीजें मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, पहली बात तो ये है किसी मुसलमान को कहीं भी कोई एतराज नहीं है। अगर आपने कपिल सिब्बल की लास्ट ईयर की स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट में, जो अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त मुझे लगता है आई ओपनिंग स्पीच थी, जिसमें ये एलेबोरेशन दी थी कि भाई 47 में भारत को एक जब भी हम आजाद हुए उसमें जो रोल था वो हमारे भारतीयों का था और मुसलमानों की शहादतों का था। और जब पाकिस्तान बना तो वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए, जो अपने वतन से मोहब्बत करते थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते थे, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहे और उनको कोई अपने आइन से कोई नाराजगी नहीं, वो अपने आइन में हमेशा कंट्रीब्यूटर रहे और भारत के निर्माण में उसी तरह रोल अदा करते रहे जैसे बाकी कम्युनिटीज करती हैं। और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा नुमाया रोल उन्होंने प्ले किया भारत के इंटीग्रिटी को, भारत के सेकुलर फैब्रिक को मजबूत करने में। और जो वो पाकिस्तान बना उससे 4-10 गुना ज्यादा मुसलमान तभी भारत में रह गए थे। वो पूरे मुझे लगता है 30% के करीब वहां गए थे, बाकी तो 70-60% यही रह गए हिंदुस्तान। दूसरा ये है, ये आप बताते हैं कि हाँ भाई ये शायद मुसलमान कम्युनिटी को ये पसंद नहीं, ये आप कहते हैं। आपने स्वच्छता का अभियान शुरू किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कोई ऐसा अभियान बताइए 77 ईयर्स में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शुरू हुआ हो। और डाउन द लेन हर सिटीजन जो है पूरे भारत का, किसी भी बॉर्डर तहसील पे बैठा हुआ या लेह लद्दाख और साइचन नोबरा तक बैठा हुआ या मद्रास के एक किसी भी रिमोट कॉर्नर में बैठा हुआ जिसने वो अभियान में अपनी शिरकत नहीं की या उसको अभियान को मजबूत करने में अपना रोल नहीं प्ले किया, उसके अलावा उसको भी छोड़िए, और भी जितने अभियान हैं, जितने भी हमारी मुसीबतें हैं जो इरेडिकेट होनी चाहिए हिंदुस्तानी सरजमीन से, उसमें सबने भागीदारी दी है। ये कहना, देखिए आप कोई ओथ लेता है, वो गुजराती में लेता है, कोई कश्मीरी में लेता है, कोई डोगरी में लेता है, कोई पंजाबी में लेता है, वो अपने रीजन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी वो ओथ सेरेमनीज में आपने देखा होगा, कोई पगड़ी पहन के लेता है, कोई टोपी पहन के लेता है, कोई सिर को झुका के लेता है। तो हर रीजन का एक अपना एसेंस है, हर जुबान की अपनी एक मोहब्बत है। इसीलिए तो ये गुलदस्ता भारत का जो है खिला हुआ है और खिलते खिलते आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ सियासत और इतनी गंदी सियासत मैं समझूंगा कि कहने में मुझे कोई शक नहीं है, जो डिग्रेड करती है हिंदुस्तान की उस एसेंस को, उस मोहब्बत को, उस आपसी रवादारी को, उस सारे फैब्रिक्स को जोड़ने में कहीं ना कहीं वेज क्रिएट करती है। मैं समझता हूं इनसे गुरेज करना चाहिए। और जितने लॉज हैं, जैसे लॉज पार्लियामेंट में आ रहे हैं कि कोई कन्विक्ट होगा तो अगर 30 दिन वो कन्विक्ट रहता है, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, तो वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पे नहीं बैठ सकता। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा इंसान, ऐसे बिल्स लाइए जो कहीं भी सोसाइटी में रिलीजन के बेस पे, रिलीजन के आधार पे या जबान के एतबार पे समाज को तोड़ने की कोशिश करता है, वो बिल लाइए। अगर आपको हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए वो बिल लाइए, हेल्थ सेक्टर कैसे इंप्रूव हो वो बिल लाइए, एजुकेशन का स्तर पूरे भारत में किस तरह से इंप्रूव हो, और जितने भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन जो है, उन प्रोजेक्ट्स को लेके कितनी साजगार रहती है पूरी हिंदुस्तान के अवाम के लिए, उस पर बात करने की जरूरत है। 80 करोड़ लोगों को चावल देके या 5 किलो आटा देके भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत तब आत्मनिर्भर बनेगा जब हर इंसान भारत का जो है किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, वो आत्मनिर्भरता से अपने घर को चलाता है और समाज में उसी तरह कंट्रीब्यूट करता है जैसे बाकी दुनिया के मुल्कों में वो करते हैं। उसको रोटी कपड़ा और मकान की जो है चिंता ना हो, वो रोजमर्रा के जो
तरीकाकार है उन पे अपनी जिंदगी को बिताने का काम करें, तो उसमें चर्चाएं होनी चाहिए। मैं समझता हूं वो मुल्क को आगे ले जाती हैं और मुल्क जो है मजबूती से आगे बढ़ता है। ये ऐसी डिबेट्स जिनकी कोई वजूद नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, वो अपने जवाहरलाल नेहरू जी के ये कहते हैं हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे थे। चलिए हमने मान लिया वो आपके ही थे, आप रख लीजिए। अब बताइए आप, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को तो आप वापस ला नहीं सकते। उनकी पॉलिसीज, उनका काम, उनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को आप टच कीजिए, तो वो उनके जो अच्छे काम हैं उनको आगे बढ़ाइए जो उनके दौर में हुए हैं। अब आप वो चीजें डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री को उस तरह से खुर्द पुर्द करने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छी सियासत जो है हिंदुस्तान में नहीं पनपेगी। जब भी पनपेगी वो चीजें पनपेंगी जो मोदी साहब के वक्त में अच्छे काम हुए हैं, जो मोदी जी के दौर में जो अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हुई भारत को और मजबूत करने के लिए, भारत को और आगे ले जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ चर्चाएं कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वो डिस्कशंस होनी चाहिए जहां से हमें सीख मिली हो, जहां से नुकसान हुआ हो और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उन पे फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बड़े सवाल के साथ आपके ऊपर आऊंगा, ट्रैप वाला सवाल, कि क्या एक खास कम्युनिटी या खास ग्रुप है जो इन तमाम तर चीज़ों में, चाहे अवाम हो या अपोजिशन हो, क्या उसको ट्रैप कर लेता है, या फिर इवन हम जैसे और आप जैसे लोगों को जिसके ऊपर आज हम उन चीज़ों पर चर्चा करने पर मजबूर हैं। सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, सवाल वही है हमारा, मैं इस चीज़ को मान नहीं रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो लोगों की तरफ से आमतौर पर जहनों में होता है, क्या अपोजिशन नाकाम है? क्या ट्रैप जो बिछाया जाता है अपोजिशन उसी में उलझ जाती है? कोई इसका जवाब है कांग्रेस के पास? आमिर भाई, आपके सवाल पे मैं बड़ी साधुता के साथ पहली तो बात, जब इस देश के मीडिया 2014 के बाद एक नई तरह की टर्म से नवाजा, बंधक मीडिया से लेकर पामेलियन और रवांडा जैसी उपमाओं से नवाजा जाए, तो सवाल विपक्ष पर करना बेमानी। जब इस देश की तमाम वो विश्वस्त एजेंसी जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मयस्सर करता है, वो सत्ता की देहरी पर अपना माथा टिका दे, तो सवाल विपक्ष से करना जायज नहीं। जब इस देश का केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे वेरियस में अगर कहें तो केंचुआ बनता है, बिना रीढ़ की हड्डी का प्राणी बनकर सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाए, तमाम नियम कायदों का फालूदा बनाकर देश की लोकतंत्र पर और उसके वजूद पर सवाल खड़ा कर दे, तब विपक्ष पर सवाल करना वाजिब नहीं है। और यही कारण, अगर कि आप आज सोशल मीडिया को देख लें, तो विपक्ष की हैसियत, विपक्ष का वजूद, विपक्ष की मौजूदगी आपको बड़ी पारे की मानताफ नजर आएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार सरकारी चश्मा लोगों पर जबरन थोपने की कोशिश करेगी, तो वो जो एक तरह का नैरेटिव हमें तो लेकिन जगदीश साहब, मैं इसमें सवाल नहीं उठाना चाह रहा था। आपको नहीं लग रहा कि ये कमजोरी है कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, प्रमुख चेहरे हैं, जिसकी तरफ देश देख रहा है या एक बड़ा तबका देख रहा है, 90-95% लोग जानता है कि क्या चीज सच है और क्या गलत, उन्हें इन चेहरों की तरफ तवज्जो करनी पड़ती है क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं? आपको नहीं लगता कि इन चीजों में भुनने के बजाय उन मुद्दों को बड़े ही जोर शोर से उठाया जाए, चाहे पार्लियामेंट में इजाजत ना मिले तो पटल से बाहर उठाया जाए? बहुत बेहतरीन ढंग से आपने अपनी बात को रखा है और निश्चित तौर पर मैं इससे सहमत हूं। लेकिन सवाल ये है, मैं आप ही से पलट कर पूछ लेता हूं, जब 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने की कोशिश करते हैं, दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर उनको गिरफ्तार कर लेती। जब देश के नेता प्रतिपक्ष वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, उस वक्त भाजपाई नेताओं, मंत्रियों पर जनता की जूता मजाक जारी थी, किसी पर गोबर फेंका जा रहा था, किसी पर लठ बांधे जा रहे थे। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? जब चुनाव से ठीक एक दिन पहले लोगों के खाते में 10,000 रुपए की इतने ब्रॉडर लेवल की रिश्वत सरकारी मलम्मे में लपेट कर परोसी जाती है, तब कोई सवाल नहीं होता। तो कैसे आखिर विपक्ष तवक्को हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश में लाखों वोट काट दिए जाए या लाखों वोट जोड़ दिए जाए, जिस देश में आज भी 20 ईवीएम मशीनें लापता है, जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, जिस देश में
वो कंपनी जो ईवीएम मशीनें बनाती है उसके 7 में से 4 निदेशक भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है। जिस देश के अंदर एक कैमरे के सामने सीसीटीवी के ऊपर एक मेयर जैसे अगला चुनाव के लिए भाजपा का नेता जो है चोरी करते पकड़ा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम की चोरी पकड़ी जाए एक सरपंची इलेक्शन में, बावजूद उसके कार्रवाई न हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जिम्मेदारी केवल विपक्ष की है? मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा आमिर भाई, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स एक तरफ रख देते। ये देश और इस देश की आजादी बड़ी मुश्किल से, लाखों लोग जेलों में, सैकड़ों ने देश की खातिर जो है वो फांसी के फंदे चूमे, बावजूद उसके अगर आज उस आजादी से खिलवाड़ होगा, आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल होगा, तो आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब देश की जनता सड़कों पर होगी। और उसके लिए उसे किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जनता के बुनियादी हक हकूकों पर डाका पड़ेगा तो लोग उस वक्त आपके इस पॉलिटिकल डोमेन नहीं आएंगे कि कभी आप वंदे मातरम की बात करेंगे, कभी आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे। ये नहीं चलेगा। जी आमिर, बिल्कुल। अब काज़मी साहब, इसी चीज़ का जवाब मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए, अगर कोई रूल वजह करता है, बना रहा है, और किस तरफ देश को लेकर के चलना है, लोगों के जहन में आज क्या भरना है और किस तरीके से उनके, किस सिमत में उनके जहन को लेकर के चलना है, जहन साजी कैसे करनी है, अगर कुछ पर्टिकुलर जमातें या फिर पर्टिकुलर तबका कर रहा है, तो न सिर्फ अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि अवाम की भी बड़ी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो अवाम क्या इतनी बेवकूफ़ है हमारी कि उनको ये चीज़ समझ नहीं है कि कोई भी ऐसे टाइम पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस्लामिक कोई तथ्य नहीं है, कोई बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर कर रहा है, कोई वंदे मातरम का मुद्दा उठा रहा है जो 150 साल हो गए और उस चीज़ को भुना रहा पार्लियामेंट में। हालांकि होना ये चाहिए था कि दोनों पटल पे बात होती अवाम के मसलों की। इंडिगो की जो परेशानियां चल रही है, 2 साल पहले रूल बनाए गए, लेकिन 2 साल के अंदर कुछ भी उसके ऊपर अमल नहीं करवाया गया और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही है, उन पे मसले होते। उसके अलावा जो विदेश नीति है, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि देर पा आज ये हुकूमत रहे या ना रहे, कल कोई भी हुकूमत आएगी उनके लिए बहुत सारे मसले खड़े होंगे। और रुपया डॉलर के मुकाबले में एक ऐसी चीज़ है जो लगातार हम सभी को समझने की ज़रूरत है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी प्रीवियस जनरेशन ने देखा और हमने नहीं देखा, हमने भी देखा कि इतनी बहुत ही मुश्किल दौर में भी मनमोहन सिंह ने किस तरीके से देश को खड़ा कर दिया था, और अब इतनी मजबूत स्थिति में भी देश हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये उसूल कौन बना रहा है, और क्या इस उसूल को तोड़ने के लिए अवाम या पॉलिटिकल जमातें दूसरी इतनी कमजोर है जितनी हम देख पा रहे हैं, या कुछ और है जिसे हमें समझने की जरूरत है? देखिए सर, बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल है। देखिए, लोगों ने आपको वोट दिया, 2014 में आपकी एक सरकार बनी, वो एक चेंज चाहते थे, बड़ी अच्छी बात है, लोगों का विल है, लोग जिस तरह की चेंज चाहते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहे थे, ठीक है, आपने नरेंद्र दामोदर मोदी जी को चुना और वो भारत का की कमान जो है उन्होंने संभाल ली। और देखा दूसरी बार इलेक्शन हुई तो फिर दोबारा देखा लोगों ने कि ठीक है, कुछ अच्छी नीतियां भी थी, कुछ बुरी थी, बुरी कम थी, अच्छी ज्यादा थी, वो अच्छी तरह उसकी कमान संभाल ले। और तीसरी बार चलिए थोड़ी सीटें कम आई, थोड़ा सा झुकाव लोगों का कांग्रेस की तरफ भी हुआ, 99 सीट्स उनको दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुल्क के लोगों के तहीं, मुल्क के तहीं, वो उस रूलिंग एलीट की बन जाती है, उस रूलिंग गवर्नमेंट की बन जाती है ज्यादा। मुझे लगता है थर्ड टाइम का मतलब है 4 गुना ज्यादा उस रूलिंग गवर्नमेंट की, कि भारत जो है, भारत की जो आवाम है, भारत की जो जनता है, वो उन चीजों का फायदा ले जिनसे कि भारत को फायदा हो सकता है, ना कि 2000 अगर अब ये सोच ये है कि ये इलेक्शन खत्म हुई तो अगली इलेक्शन में भी हम आएंगे। देखिए आमिर भाई, ना कयामत ना कोई रहा है, ना आज तक कोई रहेगा, और जो पंडित जी नहीं रहे तो ये सरकार भी नहीं रहेगी। इंदिरा जी की कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता। हर दौर आता है और हर दौर चला जाता है, याद वही रहा जाता है, रखते हैं, और हिस्ट्री वही बनाता है जो अपने कामों के आधार पे, अपनी उन सोच की विचारधारा के आधार पे मुल्क में कुछ ऐसे फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं जो आने वाली सदियां जो है, आने वाली जनरेशन जो है वो याद करती है। सिर्फ इलेक्शंस के लिए आप गवर्नेंस कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है। कि हमने पहले ही सोच लिया, अभी हम बिहार की इलेक्शन जीते थे उसका जश्न मना रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में भी हमने सरकार लानी है, और उसके बाद उनके लोगों का दिल क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, वो ममता बनर्जी के साथ है नहीं है, ये तो पोलिंग
जो पोल परसेंटेज होगी, जो पोल करेंगे लोग, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आप एक दृष्टिकोण लोगों का बदलते हैं, फोर्सेबली कोशिश करते हैं, वक्ती तौर पे आप फायदा ले लेते हैं उसका, लेकिन वो स्टेट्स या वो मुल्क का जो अपना एक तरीकाकार है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, डैमेज होता है, और वो फिर उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपने जो चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी है उसको कीजिए। अगर भारत आगे उन चीजों से बढ़ सकता है, सर है, बिल्कुल फेस मैनर पे कीजिए। लोग सेटिस्फाइड होते हैं, लोगों के हितों की बात होती है, तो मुझे लगता है लोग सबसे पहले आवाम मोहर लगाती है कि हाँ ये अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हुई। इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आप रिलीजियस डिवाइड करते हैं, रीजनल डिवाइड करते हैं, जबानी डिवाइड करते हैं, कल्चर्स के एतबार पे डिवाइड करते हैं, तो वो मुझे लगता है वो कहीं भी अच्छा साइन नहीं है। और पार्लियामेंट के सेशन जो हैं वो बड़े मुकद्दस चीजों के लिए डिस्कस करने के लिए बने हुए हैं, और वो चीजें जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच से डिस्कस होनी चाहिए उन्हीं पे चर्चा हो, या एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उस पे हो कि आज पूरी दुनिया परेशान है, कहाँ किसकी जंग हो जाए, सुबह किसका दोस्त था, शाम को किसका दुश्मन बन गया, आज ये भी पता नहीं है। पुतिन से हमने कितना तेल लेते थे, आज कितना तेल ले रहे हैं, और अमेरिका हमें क्यों रोक रहा है कि इससे व्यापार मत करो, उससे व्यापार करो। ये सब विषय ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, और सर्वशक्ति से कुछ चीजें जो हैं जब पास होती हैं, जैसे अटल जी के दौर में होती थी, जैसे कांग्रेस के उस दौर में होती थी जब अटल जी रिप्रेजेंट किया करते थे इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में, बगैर ये सोचे कि ये अपोजिशन के लीडर हैं, ये सोच के कि ये अच्छे प्रवक्ता हैं, ये सोच के कि ये भारत की नुमाइंदगी यूएन में कर सकते हैं, उसमें विचारधाराओं को साइड पे रख के, पार्टी लाइंस को साइड पे रख के, सिर्फ मुल्क को रिप्रेजेंटेशन अच्छी मिले उसके लिए बात हुआ करती थी, काम हुआ करते। तो वैसे लीडरों की आज जरूरत है, क्योंकि भारत वो भारत नहीं है जो आज से 25 साल पहले था या 30 साल पहले था। आज और मजबूती से भारत आगे बढ़ रहा है, और भारत के लोग जो है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भारत को बढ़ता हुआ देखने में, भारत को अच्छी टैक्स देने में, भारत को अच्छी अच्छी जीएसटी स्कीम्स को भागीदार बनने में। ये होता नहीं है कि आपने कुछ स्कीम्स लॉन्च कर दी और लोगों ने कटौती कर दी, लोगों ने बिल्कुल उसमें आज टैक्स का पैसा बढ़ रहा है, आज इनकम टैक्स की जो रेवेन्यू है वो बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूकता का फायदा ये है कि आपकी वो फाइनेंशियल बॉडीज जो है वो मजबूत हो रही हैं, और वो फाइनेंशियल बॉडीज लोगों की वेलफेयर के लिए, मुल्क की वेलफेयर के लिए लगे, इसकी लोग उम्मीद करते हैं। अगर आप थोप के कुछ चीजें करना चाहते हैं, उन इश्यूज को डिस्कस करना चाहता है जिनकी कोई रेलिवेंस कहीं भी नहीं है, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह भारत का झंडा लहराता है, लद्दाख की हर चोटी पे भारत का झंडा लहराता है, जम्मू कश्मीर जहां कहीं को प्रॉब्लम आती थी आज वहां भी भारत का झंडा और वंदे मातरम और भारत माता की जय कहा जाता है। तो इन चीजों पे सियासत मत कीजिए, उन इश्यूज को एड्रेस कीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो और आवाम से रिलेटेड हो। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सिंह साहब इस बात से भी मैं चाहूंगा कि आप पर्दा उठाएं, क्योंकि पीएम मोदी साहब कहते हुए नजर आते हैं कि जो वंदे मातरम की मुखालिफत है वो जिन्ना ने उसके खिलाफ नारा दिया था, और उसके साथ साथ राजनाथ सिंह कहते हैं पार्लियामेंट में आज ही के दिन बहुत सारी चीजें कि अगर आप जिन्ना के चश्मे से देखते हैं तो ये सांप्रदायिक लगेगा, अदरवाइज ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं इन दोनों कमेंट के हवाले से जो स्टेटेड किए गए पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस की तरफ से बयान सुन नहीं पाया, लेकिन क्या कुछ कहना है, जाहिर है कि मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। आमिर भाई, फिर से कहूंगा कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वो सियासी जमात आज उस सियासी जमात पर सवाल खड़ा कर रही है जिसका जन्म, जिसकी पैदाइश इस देश की इनकलाबी लड़ाई की उस लौ को जलाने के लिए हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दुर्भाग्य, पहली तो बात बेमानी है वो तमाम मुद्दे जिनका कोई मूलभूत आधार आज की मौजूदा वास्तुस्थिति से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और उनके बुनियादी हक हकूकों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात देखिए, वाजपेयी साहब का जिक्र यहाँ पे हुआ, निश्चित तौर पर एक अच्छे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत उम्दा किस्म के नेता रहे हैं। राजकुमारी कौल को और आगरा की मुखबरी को छोड़ दीजिए तो वाजपेयी साहब एक मैं मानता हूं बड़े ऐसे विपक्षी नेता रहे हैं अपने वक्त में जिनका सम्मान सत्ता पक्ष की बहुत ईमानदारी से करता है। लेकिन आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल गए, ये कांग्रेस का चरित्र है। उस वक्त
जब इस देश के हमारे ही पुरखों ने जो आजादी की लड़ाई लड़कर हटे थे, उस पार्टी को सिरे से नकार दिया जो कभी फिरंगियों की गोद में रहती थी, बावजूद उसके पंडित जी लेकर आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कि ये उस पर सवाल खड़ा करेंगे, ये बाबा साहब पर सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, देखिए पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर यकीनन मैं जाना नहीं चाहूंगा, और आप भी बेहतर तरीके से, अवाम भी बेहतर तरीके से समझती है कि उसकी सच्चाइयां क्या है। एक चीज जो आमतौर पे लोगों के जहनों में मजाहियाई अंदाज में, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या अपोजिशन में कांग्रेस सबसे ऊपर है और सब मजबूती के साथ लेकर के चल रही है, क्या कांग्रेस को इस बात का कभी पछतावा होता है? आपको ऐसा कभी लगता है कि जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर सनातन धर्म या फिर इस तरह से एक प्रोटोकॉल पकड़ लिया है खासतौर पे बीजेपी ने, और जो इस वक्त की जमात है बरसर इक़्तिदार में, सेंटर में या कई स्टेट में, उन्होंने एक अपना एक समझिए कि ये एक टॉपिक पकड़ लिया कि हमें ये पकड़ करके चलना है आगे, और इसी के जरिए हम विपक्ष को भी पस्त कर सकते हैं और आम लोगों को भी। क्या आपको कभी पछतावा होता है कि एक ऐसा टॉपिक जो आपको पकड़ना चाहिए था, क्योंकि बड़े पैमाने पर तो हुकूमत आपकी रही है आज़ादी के बाद से, तो क्या आपको लगता है कभी कि उस तरह की टॉपिक हिंदू मुस्लिम वाली आप नहीं पकड़ पाए? देखिए, मैंने आमिर भाई पहले कहा कि कांग्रेस का जन्म इस देश में इनकलाब की लड़ाई के दौरान, हमें फक्र है, मैं गर्व महसूस करता हूं, और कांग्रेस की जो वैचारिक दृष्टिकोण है, मैं फिर से बता दूं, वो कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहा। क्या सत्ता आपके हाथ में है या आने वाले निकट भविष्य में होगी, ये सवाल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते कांग्रेस के लिए। पहले तो मैं ये समझता। दूसरी बात देखिए, आपको एक चीज समझनी है, किसी विपक्षी नेता ने एक दिन बोली थी बहुत अच्छी बात, आज मैं फिर से बोल देता हूँ कि पंडित जी का भूत आज भी बड़ा मत। तो वो लोग जो 11 साल से, अगर वो आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके अलावा उनके पास बोलने को बहुत मुश्किल, या तो इंदिरा जी बचती हैं या राजीव गांधी जी बचते हैं, तो ये बताता है उनका अपना वजूद क्या है। ये जो तर्कहीन तथ्य पेश करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया ये देश देख रहा है। और देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, विपक्ष अपनी काम को, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप एक तानाशाह की तरह सत्ता पर काबिज हो जाए। अभी तो मैंने आपसे वो बातें नहीं की है, लेकिन देश जानता है हिरन पांड्या की हत्या कैसे हुई, जज लोया की मौत के पीछे के राज क्या हो सकते हैं। देश को आशंका है, देश को उस युवती के बारे में भी सवाल खड़े करने की इजाजत है जो ऑपरेशन स्नूप गेट बना था जिसके ऊपर। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इनके किरदारों पर सवाल खड़ा करते हैं। आज दिक्कत ये है, हमारे देश को बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तरफ चाइना हजारों मील अंदर आकर बैठा है, ब्रह्मपुत्र पर वो बांध बना रहा है, पाकिस्तान को यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर और को चेयर मिल जाती है, करोड़ों रुपए का उसको लोन मिल जाता है। दुनिया का कोई देश आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं होता। अमेरिकन प्रेसिडेंट 50 मरतबा या इससे भी ज्यादा दफा ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी धन पीट चुके हैं। एक जो आपका एवरग्रीन फ्रेंड रशिया था, आप उसके साथ भी रिश्तों को बनाए नहीं रख पाए। नेपाल हो, हमारे साथ श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार जैसा वित्तीय भर का देश आपको आंखें दिखा रहा है। आपकी तैनात की गई सेना के लोगों को उससे वापस धकेल दिया। आपके पास किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी ने आपके घुटने लगवा दिए, देश के हवाई अड्डों को आपने बस अड्डों से भी बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। देश के पीएमओ में बैठे इनके एक बड़े खास नौकरशाह पर सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि वो वहां बैठकर कोई बैटिंग ऐप चला रहे, किसी महिला का नाम आता है, कितना कुछ इस देश के सामने आ रहा है, उन पर ये बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बात होगी। और एक बात मैं सोहेल भाई को बता दूं, उन्होंने नाम लिया, मैं शायद भूल रहा हूँ, हुमायूं करके नाम लिया कि ये आदमी वहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो विधायक है, ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़के हटा है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताना, क्या इसके लिए कोई भूमिका बांधनी होगी, किसके पीछे कौन है? जब इस देश का प्रधानमंत्री एक पब्लिक मंच से देश की करीब करीब 18% आबादी को ये कहता है कि जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं, जो कपड़े को देखकर पहचाने जा सकते हैं,
ऐसे बयान, ऐसे नफरती भाषा इस्तेमाल जब इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति करे, जो कि एक बड़ा गरिमामय पद है, तो इस देश के लोगों को सवाल खड़ा करना चाहिए। एक अंतिम बात कह के आमिर भाई बात बिल्कुल बोलिए। दिक्कत क्या है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें एक नेता जो आज एक पार्टी तोड़ता है दूसरे से दूसरी पार्टी बना ले, यहाँ पर वो अमेरिकन स्टाइल फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है कि 51% वोट लेंगे तो तभी आप सत्ता में आएंगे। यहाँ 28% वाला या 27% वाला भी सत्ताधीश हो सकता है। और मुझे लगता है यही कारण है जो आपने तमाम सवाल पूछे कि विपक्ष की भूमिका का क्या है, क्यों विपक्ष जो है वो अब मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा। हकीकत ये है कि इतनी कम मात्रा में वोट लेकर भी तीसरी मर्तबा, और बता दूं आज भी एडीआर सुप्रीम कोर्ट में 69 सीटों को लेकर अपने मामले के साथ, अपनी याचिका के साथ मौजूद है, जो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी की सरकार से बनी। बाकी नेता प्रतिपक्ष ने तो ब्राजीलियन मॉडल से लेकर लाखों वोटों की चोरी जो है देश के सामने रख दी। इसके बाद भी कोई सवाल हो तो मैं समझता हूं ये विपक्ष की समझ जाती। बड़ी बात यह है कि जो एक पार्टी के लिए एमएसपी है वो दूसरी जमातों के लिए कहीं न कहीं परेशानी की वजह भी, लेकिन असल परेशानी वहाँ नहीं है। असल परेशानी है कि आवाम तक क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर इन तमाम तर चीज़ों से परे क्या मुल्क की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में नुकसान हो रहा है, या आइंदा आने वाले दिनों के लिए जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं, चूक हो रही है। और आने वाले दिनों में जब हमारे अपने जब हम गुजर जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें हिंदुस्तान में हम सभी को देखेंगी, तो क्या वो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगी कि हमारे अपनों ने, हमारे बाप दादाओं ने किसी गलत चीज़ को या कुछ ऐसी प्रथा को जिसे नहीं होने देना चाहिए था, उस चीज़ में खामोशी अख्तियार की थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जानना और समझना ज़रूरी है। इसके बावजूद कि आप हिंदू हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू आर मुस्लिम, या फिर इन तमाम तर चीज़ों से परे कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का सबूत हर एक को चाहिए। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए। हालांकि आज के जो मुद्दई थे वो हाजिर नहीं हो पाए, मुद्दा आले के ऊपर बातचीत नहीं हो पाई, और जिन चीज़ों को हमें असल में घेरना था उन तमाम तर चीज़ों में कहीं ना कहीं हम चूक गए, और उस चीज़ के ऊपर बात भी होनी है। लेकिन हाँ, आइंदा फिर कभी। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमें समझाया, लोगों को समझाया, और सिंह साहब अपने कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।